अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जब भी महबूबा गाना लगता है ना तो ऑटोमेटिकली कुछ थरथल्ली सी मच जाती है हमारे स्टूडियो में, हमारे कानों में भी, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे प्रोड्यूसर गाना स्टार्ट हो गए थे ना, तो हाँ, इस गाने से याद आया, देखिए गाना भी बड़ा मूड सेटिंग है फॉर द वीकेंड। यस इट इज इंडीड। और हैव यू नोटिस्ड रिसेंटली समथिंग कि लाइट पड़ी जा रही है आजकल? हाँ, कराची में ना, कराची में भी लाइट जा रही है और लाहौर में तो इत्तलात ये थी कि हर एक घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है और शदीद फॉग है। बाय द वे, लाहौर इस वक्त धुंध में बिल्कुल डूब सा गया है। गुज़श्ता रात की बात कर लें, अर्ली मॉर्निंग की बात कर लें, तो एवरीबडी आउट देयर स्टे सेफ, ध्यान से गाड़ी चलाइए। और मे बी इसी वजह से ट्रिपिंग वगैरह भी हो रही है। शायद, बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, ये हो सकता है। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि जिस वीकेंड मैं गई हुई थी, और आपको पता है ना, क्योंकि हमने ट्रिपिंग नहीं हो रही है, शॉर्ट फॉल है, तो बिजली नहीं है इसलिए आ नहीं रही। सर्दी में ये हाल है तो गर्मी में क्या हाल होगा? मैंने अपनी एक बात बतानी थी, आप शॉर्ट फॉल और ट्रिपिंग में चले गए। मैं ये बता रही थी, प्लीज लिसन टू मी, मेरी तरफ देखें, कि जब मैं लास्ट वीक लाहौर गई हुई थी, आपको पता है हमारे टाइम जो होता है, बिकॉज वी हैव टू बी बैक ऑन अ संडे, कि हमने वापस आके शो करना है एंड ऑल दैट, तो बड़ा प्रिसाइज होता है, डिले का भी कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई फॉग नहीं थी। एज इफ मेरे लिए ही ये हुआ था कि उन 3-4 दिनों में लाहौर वाज क्लियर एंड रियली नाइस। और जब हम लोग ट्रैवल करते हैं इसीलिए दोपहर की फ्लाइट्स लेने के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि शाम में भी फॉग मुतासिर करती है फ्लाइट स्केड्यूल को, अर्ली मॉर्निंग भी, सुबह की टाइम पे भी फ्लाइट स्केड्यूल मुतासिर होता है। लेकिन इन दिनों खासी धुंध है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्योंकि कोई धुंध नहीं है, आप हमें वाज़े देख सकते हैं, हम आपको वाज़े देख सकते हैं। That's true। अच्छा जी, हमारी टॉप स्टोरी और यू टर्न्स की बात हो रही थी, लेकिन इस बार अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से ये यू टर्न हुआ है, और जल्दी से आपको बताएं कि हो क्या रहा है। अमरीका के जारहाना मिजाज सदर ट्रंप भी मान गए कि पाकिस्तान के साथ चलना होगा। तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की खारजा हिकमत अमली काम कर रही है, तारीफ की जानी चाहिए। 2019 का आगाज होते ही पाकिस्तान के लिए अमरीका की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद से अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दफ्तर खारजा ने अमरीकी लहजे में मुस्बत तब्दीली का खैर मकदम करते हुए इसे खुश आइन करार दिया। एक जो कि फॉर विमेन ख़ास तौर पे हम ये आपको बताना चाहेंगे, और कुछ स्टैट्स सामने आए हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन ऑनलाइन हरासानी का शिकार सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर बनती हैं, और इसका हल क्या हो सकता है, ये हमने आज बात करनी है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में डेटा के गलत इस्तेमाल और ऑनलाइन हरासा करने के वाक़यात में फेसबुक और व्हाट्सएप का बदतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि हेल्पलाइन पर 59% यानी ऑलमोस्ट 60% कॉलर्स जो हैं वो खवातीन, जबकि 41% जो हैं वो कॉलर्स मर्दों की जानिब से की गई हैं। ताहम ये बात काबिल जिक्र है कि कई मर्दों ने खवातीन की जानिब से कॉल पर शिकायत दर्ज कराई हैं, तो आदमी भी हरास हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली जो नंबर है वो औरतों का ज़्यादा है। मर्दों ने खवातीन की जानिब से भी शिकायत दर्ज कराई है कि खवातीन herself are scared to report। एग्जैक्टली, तो मर्द भी उनके लिए कोई जो हैं वो भाई उनके हो, बिहाफ पे शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कॉल करने वालों की अक्सरियत यानी 21% नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्र है 21 से 25 साल के दरमियान। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ऑनलाइन बदसलूकी के लिए फेसबुक को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। बड़ी हैंडी है, हर एक का अकाउंट है। 660 यानी 29% शिकायत फेसबुक पर हिरासा करने से मुताल्लिक दर्ज की गई। व्हाट्सएप पर भी लोगों के एतमाद को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता 6 माह में इससे मुताल्लिक केसेस 2.6% से बढ़कर 9.5% हो गए, यानी केसेस की तादाद 29 से बढ़कर 220 हो गई है। धोखाधड़ी से मोबाइल सारिफ के व्हाट्सएप कोड हासिल करने से मुताल्लिक सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। दूसरे नंबर पर मौसूल होने वाली सबसे ज्यादा कॉल्स ब्लैकमेलिंग से मुताल्लिक थी। बड़ी गंभीर सूरत। एक और ऐप जिसको मैं यहाँ पे लाजमी मेंशन करना चाहूँगा वो है स्नैपचैट। लड़कियों को, ख़वातीन को ये अंदाज़ा नहीं होता कि पीपल हैव 2 मोबाइल्स। स्नैपचैट पे ये तासुर है, आम तासुर ये है कि आप जो तस्वीर भेजेंगे, जो वीडियो भेजेंगे, वो थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाएगी। यू कैन नॉट री ओपन इट आफ्टर 1 टाइम और 2 टाइम्स। लेकिन पीपल जिनका ईविल माइंड है, दे हैव अनदर फ़ोन, और वो जो तस्वीर आती है उसको दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इस तरह रख के ऐसे करके। यहाँ इस पे आपने स्नैपचैट भेजी इस पे, और मैंने इससे ये तस्वीर ले ली। हाँ, अच्छा, बाय द वे आई डोंट अंडरस्टैंड, वैसे मे बी आई डोंट नो मच, लेकिन फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कैसे कोई हरास हो सकता है? बिकॉज
इनको तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट्सएप वो ही करेगा ना आपको जिसके पास आपका नंबर होगा और आपकी फ्रेंड्स लिस्ट होगी। अल्टीमेटली यही होता है कि जाहिर है दोस्ती शुरू होती है और फिर उसमें बातें एक्सचेंज होती हैं और फिर अल्टीमेटली ब्लैकमेलिंग पे उतर आती है ऑपोजिट पार्टी। तो ये बहुत सारे केसेस में ये होता है। इसी पे बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी हमारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा जी, बिल्कुल जी आसमा, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर अस। आप खुद भी ऑनलाइन बड़ी मुतहरिक हैं और सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं, और फिर हमने देखा कि आपके मुखालफीन हरासानी की हद तक रद्द अमल भी देते हैं। ऑनलाइन जो कुछ आपको सुनने को मिलता है, कभी इससे डर लगा है आपको? नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगा फ्रैंकली। मैं परेशान हुई शुरू में जब मेरे ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू की गई और मुझ पे इल्ज़ामात और फेक न्यूज़ और जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन और डेथ थ्रेट्स और फिर ये कि रेप थ्रेट्स और बहुत सारे थ्रेट्स जो है वो मेरे ऊपर ऑनलाइन ट्विटर और फेसबुक के ऊपर लगाए गए और जिस तरह से बातें की गई, तो उससे मुझे थोड़ी सी शुरू में परेशानी हुई, लेकिन फ्रैंकली अब नहीं हुई और अब नहीं होती। इसलिए कि ज़ाहिर है कि हम जिस माशरे के अंदर हैं, यहाँ पे एक तो वैसे ही किसी के ख़िलाफ़ बात करना और फिर ऊपर से दूसरी ख़वातीन को ख़ास करके निशाना बनाना बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान काम है। तो मैं कोई इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि लोगों की गलत बातें और जो गलत जुमले हैं उनको मैं इतना उससे मुतासिर हो जाऊँ कि मैं अपनी जो शख्सियत है उसके ऊपर मेरा बुरा असर पड़े। लेकिन ज़ाहिर है कि ये बड़े तकलीफ़ की बात होती है ये लोगों के लिए, बहुत सारी ख़वातीन के लिए, जिनसे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद बात हुई कि उनके लिए कितना तकलीफ़ दे काम था। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, बहुत सारी इवन हमारे जो मेल फ्रेंड्स हैं, वो भी इवन डिप्रेशन में चले गए और बहुत परेशान हुए। तो ज़ाहिर है कि ऑनलाइन हैरेसमेंट जो है ये आपके ख़िलाफ़ की ही इसलिए जाती है कि आपके हौसलों को पस्त किया जाए, आपको डराया जाए, आपको धमकाया जाए। ना कभी गोली से डर लगा और ना कभी गाली से डर लगा है, बल्कि गाली से डर लगता था, अब वो डर भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो चले ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा आसमा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी आपने व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पर ज़्यादा ज़ाहिर है लोग रिस्पॉन्ड करते हैं जर्नलिस्ट वगैरह को, उन पर मिलने वाली धमकियों और इस हरासानी को बाकायदा कानूनी शक्ल में रिपोर्ट किया है? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? जी, मैंने बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किया। अलबत्ता मेरे ख़िलाफ़ जो फेसबुक के ऊपर कैंपेन लॉन्च की गई थी, मेरे कुछ दोस्तों ने उसको रिपोर्ट किया। बहुत सारे अकाउंट्स बंद भी हुए हैं। ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, और मैंने ख़ुद भी कुछ लोगों को रिपोर्ट किया। जो ट्विटर के अंदर आता है रिपोर्ट का जो मरहला है या जो एक तरीक़ा है, उसको मैंने रिपोर्ट किया। बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं उसके अंदर बंद भी हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कोई कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। कवानीन मौजूद हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हम जाएंगे भी तो उल्टा हम ही पेशियाँ भुगतते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये एतमाद का जो मरहला है ये अभी तक कहीं नहीं आया। ये पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है और इसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए कि हम शायद खुद भी एतमाद करने को तैयार नहीं हैं कि हम किसी हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे और वो हमारी बात सुनेगी और हमारी सुनवाई करेगी। अच्छा आसमा, है तो साइबर क्राइम के लॉज हैं, आई गेस इन्फेंट स्टेज पे हैं अभी, शायद इतने लोगों को शायद इतनी अच्छी तरह पता भी नहीं है कि दे कैन एक्चुअली सीक हेल्प। लेकिन आप ये बताएं कि आप ऑब्वियसली एक सहाफ़ी हैं, पब्लिक फिगर हैं, आवाम में जानी पहचानी जाती हैं, आप समझती हैं कि यही वजह है कि आपको ज़्यादा तंग किया जाता है या फिर आम ख़वातीन भी इसी तरह निशाना बनती हैं? मेरा ख्याल है कि मैं इस वजह से मुझे तंग नहीं किया जाता कि मैं सहाफ़ी हूँ और मैं ख़ातून हूँ। मुझे इस वजह से तंग किया जाता है कि मैं सच कहती हूँ। मुझे इस वजह से तंग किया जाता है कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखती हूँ। मुझे इस वजह से तंग किया जाता है कि मैं सच और जो हमारी जो पाकिस्तान का आइन है उसकी सरबुलंदी के लिए मैं बात करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रोलिंग है ये सोच समझ के की जाती है। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर आपसे इत्तफाक करती हूँ कि जहाँ ख़वातीन की बात आती है उसको ट्रोलिंग करना बहुत आसान हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो जुमले कसने बहुत आसान हो जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ कैंपेन को बढ़ा चढ़ा के पेश करना बहुत आसान हो जाता है। तो वो एक ख़वातीन की जो एक कमज़ोर साइड होती है उसका फ़ायदा वो ज़रूर उठा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर हम ये सोच लें कि ये जो गाली देने वाला शख्स है ये बहुत कमज़ोर है इसीलिए गाली दे रहा है, तो आप मजबूत हो जाएंगे।
अच्छा आसमा, लास्टली आप बताइएगा, आपसे हम ओपिनियन लेना चाहते हैं। ज़ाहिर है इस पूरे सिलसिले को ख़त्म तो होना चाहिए, ये अखलाकी पस्ती है, इस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस पर एजुकेशन होनी चाहिए। आपके ख्याल में क्या तरीका कार होना चाहिए या क्या तरीके हो सकते हैं कि सारे सिलसिले को रोका जा सके, कम किया जा सके? एक्सपोज करें, ठीक है। बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो फेक अकाउंट्स हैं, और मैंने खुद अपने केस के अंदर भी ये ऑब्ज़र्व किया कि मखसूस सोच के, मखसूस जमात के, मखसूस जहनीत के लोग जो हैं वो ट्रोलिंग करते हैं, और वो एक ही तरह के कमेंट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट कर करके देते रहते हैं। तो पता चल जाता है फिर उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो कितनी तादाद में होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लिहाजा ये डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड किस्म की जो कैंपेन्स होती हैं इन तक आप नहीं पहुंच सकते। अलबत्ता आप आइडेंटिफाई ज़रूर कर सकते हैं, आप एक्सपोज ज़रूर कर सकते हैं, आप उनको उनका जवाब ज़रूर दे सकते हैं, आप ये ज़रूर उनको जवाब दे सकते हैं कि हम आपको जानते हैं कि आप कौन हैं। और मैंने जब मेरे खिलाफ 2-3 ट्वीट्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे तो मैंने उनको कोट ट्वीट किया था और मैंने उनको मेंशन किया था ताकि लोग उनको देखें और उन्होंने विड्रॉ किया अपने आप को, वो पीछे हटे। तो मेरा ख्याल है कि हमें कानून का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, हमें खुद भी जवाब देना चाहिए। अगर हम झूठे नहीं हैं तो हमें जवाब ज़रूर देना चाहिए, बिल्कुल सही हमें झूठ का मुकाबला करना चाहिए। और जाहिर है कि जो भी लीगल इसके अंदर हमारे पास राइट्स हैं उसको ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। FIA के पास जाना चाहिए, साइबर क्राइम्स है उसमें थ्रेट के हवाले से अलग है, उसको भी ज़रूर आजमाना चाहिए। हम नहीं आजमाते लेकिन कम से कम हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, लोगों के सामने लेके आएँ कि ये हैं कौन, जो खुफिया और चेहरे बदल के जो पीछे से जो है वो अपनी शनाख्त छुपा के फेक नामों के साथ, फेक अकाउंट्स के साथ आपको गाली देते हैं। उनमें तो इतनी जुर्रत भी नहीं है कि वो अपनी शक्ल के साथ आके गाली दे सकें। थैंक यू हम ये कर सकते हैं, हम कितनी दफ़ा होता है कि प्रोग्राम के बाद फेसबुक लाइव जाते हैं, उसमें से 10 कमेंट्स में से 3 कमेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जो रिपोर्ट किए जा सकते हैं। अगर हम अभी भी इस वक्त फेसबुक लाइव चले जाएं, हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे होंगे लेकिन 10 में से 2 कमेंट्स ऐसे होंगे जिनको रिपोर्ट किया जा सकता है। और एक और चीज़ आसमा भी यही बता रही थी कि आप थोड़ा सा खुद भी अपनी तरफ से तहकीकात करें कि बिल्कुल फेक अकाउंट्स होते हैं। देखिए ट्विटर वगैरह पे जो इंसान अपनी तस्वीर लगाए बगैर अपना ओपिनियन झाड़ रहा है तो आप क्या उसको ट्रस्ट करेंगे? ब्लॉक इट and report it, do it freely करें। and वैसे we do have cyber crime laws, FIA में तो पूरा एक्सेल है। लेकिन particularly girls out there, do not trust Snapchat and don't be scared. trust Snapchat। यूट्यूब पे आपके लिए एक जबरदस्त हमने एक्टिविटी ढूंढ निकाली है जिससे आप अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं, आपको बहुत से लोगों से मुलाकात करने का भी मौका मिलेगा। अच्छा मुझे ये तो है ही सब कुछ, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारे जो यंग यूथ है, हमारी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे, दे वांट टू गिव बैक और वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं कि वो किसी की मदद कर सके। तो आज हमने कुछ ऐसी ही बात करनी है। आपको जल्दी से पहले एक छोटा सा बता दें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दांतों का जो इलाज होता है ना वो दीगर बीमारियों के मुकाबले में बहुत महंगा होता है। जो लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं वो बिल्कुल डिले करते हैं आखिर तक, जब तक उनको बिल्कुल ही मौत ना आ रही हो तो वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे। एक महीने में एक रूट कनाल कराते हैं, अगले हाँ मतलब कि वो बिल्कुल एक्चुअली अफोर्ड इट। और यही वजह है कि जिन ममालिक में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं वहाँ भी दांतों का इलाज करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे भाई जनाब, और पाकिस्तान की बात करें तो दांतों का इलाज मुतवस्सित घरानों के लिए लोहे के चने चबाने के जैसा है, लेकिन कम से कम कराची में गरीबों और मुतवस्सित आमदनी के हामिल अफराद के लिए महंगाई के इस दौर में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तालिब इल्मों की गैर सरकारी और गैर सियासी तंजीम होप्स उम्मीद की एक किरण है। इस तंजीम के अगराज़ व मकासद क्या हैं और ये किस तरह से आवाम को दांतों समेत दीगर बीमारियों के इलाज में मदद फराहम कर रही है। स्टूडियोज में हमने 2 नौजवानों को दावत दी है और हमारे साथ मौजूद हैं कौन कौन? बिल्कुल जी, पहले तो बता दें कि वॉलंटियर्स हैं, होप्स है ये तंजीम का नाम, और हमारे साथ हैं होप्स की सदर मरियम राहत सईद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मरियम। और उनके साथ है मुर्तज़ा हुसैन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर। मरियम, आपसे स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, क्या आपने अपने सामने इर्द-गिर्द नोटिस किया? होप्स एक्चुअली फलाही इदारा है जो कि मरीज़ों के लिए जितनी सहूलियात फराहम कर सकता है उस पर काम करता है। एक मरीज़ की डेथ हो गई थी एक बहुत ही मामूली से इंजेक्शन ना मिलने पे, तो जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फर्स्ट बैच था KMTC का, उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि हम अपने पैसे जमा करके मरीज़ों के लिए फ्री में दवाइयाँ का इंतज़ाम करते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड।
एंड अभी तक 25 इयर्स हो चुके हैं और ये अभी तक कैरी ऑन हो रहा है और ये इंशाल्लाह आगे भी चलता और इस लेगेसी को हर आने वाला बैच लेकर आगे चल रहा है। जैसे आप लोगों ने कहा ना 25 साल हो गए तो किसी ने स्टार्ट किया और इस उम्मीद के साथ दैट पीपल विल टेक इट फॉरवर्ड और माशाल्लाह अभी तक आप इसको आगे लेके गए। तो क्या आपने मुर्तजा इसमें देखा कि हमने तो बात तो दांतों से स्टार्ट किया बट इट्स अ फ्री कैंप सो ऑल किस्म की। अच्छा, आप इस कैंप के बारे में एग्जैक्टली बता दें, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसमें क्या क्या है? राइट, बेसिकली ये ज़रूरत महसूस हुई हमें कि कराची के हवाले से देखें तो हेल्थ के हवाले से इवेंट की काफ़ी कमी है कराची में। तो फिर हमने 3 साल पहले ये सेटअप शुरू किया और हम लोग पिछले 3 साल से जो है जनवरी के महीने में हेल्थ एक्सपोज करवा रहे हैं। तो उसका 4th एडिशन जो है वो इस साल दोबारा 6 जनवरी को है एक्सपो सेंटर कराची में। ज़बरदस्त। और बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है इस एक्सपो सेंटर में इस एक्सपो को अरेंज करने का वो ये है कि आम पब्लिक को उनको आगाही फराम की जाए हर बीमारी के हवाले से, उनका फ्री चेकअप किया जाए। इसके हवाले से जो भी स्क्रीनिंग्स हैं, जो भी खून के टेस्ट हैं, थैलेसीमिया का टेस्ट हो गया, ब्लड का टेस्ट हो गया, शुगर का टेस्ट हो गया, ये ऐसे टेस्ट है कि अगर हम इनको रेगुलरली बेसिस पे कराते रहें तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और क्या मुर्तजा ये वो टेस्ट है जो कि महंगे होते हैं अदरवाइज? नहीं, ये इतने महंगे होते नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग जाते नहीं है। अच्छा, अब इस कैंप में जो बाय द वे संडे को लग रहा है एक्सपो सेंटर कराची में, एक हेल्थ एक्सपो ही समझ लें जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों से मुताल्लिक आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद होंगे, वहाँ डेंटिस्ट मौजूद होंगे और वहाँ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे। इस पे मैं इसलिए फोकस करना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम डेंटिस्ट के पास भी ज़ाहिर तकलीफ होगी चले जाएंगे, हमें अगर कोई जहनी मर्ज लाहक है या हम डिप्रेशन का शिकार हैं तो हम कभी अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाएंगे। जिसके बारे में हम कितनी बार जिक्र कर चुके हैं कि मेंटल हेल्थ भी इक्वली आपकी फिजिकल हेल्थ जो है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इफ नॉट मोर। यहाँ से ठीक नहीं होंगे तो कोई चीज और काम नहीं करने वाली। तो कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। यहाँ पे जाने से आपको जहाँ 10 और डॉक्टर्स मिलेंगे वहाँ आपको साइकियाट्रिस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी जा रहे हैं तो वो कहीं और बिजी हो, आप 5 मिनट निकाल के। बट आई एम वेरी क्यूरियस मरियम, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आप लोग चूंकि इतने सालों से कर रहे हैं, 25 साल का रिकॉर्ड भी पड़ा होगा, किस किस्म के एक तो तबका कौन सा आता है, मतलब कौन से ये लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं मिल रहा है एंड देन दे प्रेफर कमिंग टू एन एक्सपो लाइक दिस? अच्छा, ये मिडिल क्लास भी होती है, कुछ अपर क्लास से भी आते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारे एफर्ट्स को, और जिन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होना चाहिए। राइट। डिफरेंट बीमारियों के बारे में हमें एवरीडे डे टू डे बेसिस पे पता नहीं होता कि ये भी एग्जिस्ट करती है। अगर हमें कोई चीज़ महसूस हो रही है, हमें कोई कंसर्न है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते सिर्फ उस कंसर्न को एड्रेस करने। तो यहाँ पे क्योंकि फ्री सेटअप है तो आपको अगर कोई भी छोटी सी भी तकलीफ होती है तो आप कहते हो कि चलो आए हो तो पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेशंस देते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ महसूस हो रही है वेदर नॉट इट इज़ डेंजरस और अगर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या नहीं। तो वो भी एडवाइस भी कर देते हैं इफ यू नीड टू गो सी अ स्पेशलिस्ट। बिल्कुल 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 कर देते हैं। सब स्क्रीनिंग्स करने का मकसद ही है कि अगर आपकी कोई चीज़ है इस तरह की तो उसे कैच कर लिया जाए अर्ली और फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेप ले। अच्छा, यहाँ पर वो कंसल्टेंट्स मौजूद होते हैं जहाँ पे एक की फीस 2000, 2500, 1500 से कम नहीं होती। तो ये यहाँ पर होप्स के एक्सपो में जारी मेडिकल कैंप, मेडिकल एग्जीबिशन में आप ये तमाम कंसल्टेंट्स फ्री इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री इनसे मुलाकात कर सकते हैं बगैर 1 रुपया भी खर्च किए। खून के टेस्ट भी फ्री होंगे। बिल्कुल, खून के हवाले से जितने भी बेसिक टेस्ट हैं, बेसिक स्क्रीनिंग्स हैं, इसके अलावा आप शुगर का टेस्ट है, थैलेसीमिया का टेस्ट है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, मतलब ये सारे ऐसे टेस्ट हैं कि जो कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे कराएं, बड़े बेसिक हैं ये एक्चुअली, यू आर राइट। और अगर आप बाहर ममालिक में देखें तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट उनको ऐसे ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही होती है, जबकि हमारे पास ये छोटे टेस्ट ऐसे हैं जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं और हम लोग जो है छोटे छोटी डिजीज़ जो है वो बड़े आगे बड़े बड़े डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स ट्रू। अच्छा, क्या मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि सारे नया साल शुरू हुआ है, रेजोल्यूशन वगैरह अपने लिए बना रहे हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर आप अस्पताल भी जाएं या ऐसे कैंप्स में भी जाएं, आपको पता चल जाएगा वहाँ पूरा एक प्रोग्राम बना होता है, एक रूटीन टेस्ट बना होता है, कुछ आपको पैसे देने होंगे, इफ़ नॉट दिस एक्सपो, ये तो फ्री है, लेकिन आप अपनी सेहत का चेकअप वेट ना करें कि जी मुझे फील होगा कि यहाँ मुझे दर्द हो रही है, ये वहाँ मुझे टीस उठ रही है, फॉरगेट दैट, ऑलरेडी प्री एम्प्ट करें आप और अपना टेस्ट जरूर कराएं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मरियम, जाने से पहले लास्ट फिर बता दें कितने दिन जारी रहेगी, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है? ये 1 डे इवेंट है, 9 AM to 9 PM ऑन 6 जनवरी, सुबह 9 से रात 9 बजे। बिल्कुल।
और ये कमिंग संडे को है एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 2। परफेक्ट। तो वीकेंड का हम सोच रहे थे कि आपने क्या करना है संडे का, तो हमने आप बता दिया आपको। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है इस साल। मुर्तजा एंड मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय द वे। और सर्टेनली वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी तरह के नौजवान हैं जिनसे हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है। सुबह 9 से रात 9 बजे तक एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 2 कराची में आप जा सकते हैं। जरा इस पे बात हो जाए कि पंजाब में काम का नाम शहबाज शरीफ ही बन चुका है। मौजूदा वजीर आला को खुद जगह जगह इकरार करना पड़ता है। उस्मान बुज़दार को वजारत आला का मनसब संभालने 4 माह गुजर गए, मगर ऐसा लगता है कि अब भी उनका तारुफ जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ ही हैं। और कुछ रोज़ पहले हम आपको कुछ दिखाना भी चाहते हैं। कुछ रोज़ पहले उस्मान बुज़दार के चोलिस्तान के दौरे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक खातून से उस्मान बुज़दार का तारुफ करवाने के लिए शहबाज शरीफ के नाम का सहारा लिया जा रहा है। ये जरा देखें। लेकिन लगता है कि खुद उस्मान बुज़दार भी शहबाज शरीफ के असर से खुद को बाहर नहीं निकाल पाए या नहीं निकाल पा रहे। एक से ज़ायद मरतबा ऐसा हुआ कि वो साबिक वज़ीर आला के कामों की तारीफ करने पर मजबूर हुए। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का मंसूबा हो या अरफा करीम IT पार्क, उस्मान बुज़दार जहाँ जाते हैं जदीद सहूलतों पर इदारों की तारीफ करते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उस्मान बुज़दार पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के हेड ऑफिस पहुँचे। यहाँ भी वो इदारे की कारकर्दगी की तारीफ किए बगैर रह ना सके। अच्छा, यहाँ मैं कहूँगी कि अब आई थिंक इट गोज इन फेवर ऑफ उस्मान बुज़दार एंड इन उस्मान बुज़दार डिफेंस। अगर उनसे पहले कोई बंदा उस ओहदे पे काफ़ी अरसे से बैठा हो और जिसने अच्छा काम भी किया हो, तो फिर लोग उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। एंड आई थिंक उस्मान बुज़दार की भी बड़ी बड़ाई है कि वो भी जहाँ जाते हैं फिर वो तारीफ करते हैं। ऑब्वियसली ही नोज के सेटअप तो पहले से ही आया है, सो इट्स ओके। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगी। और मेरा ख्याल तो वो जो तारीफ करवाने वाली बात थी, इट वाज द मोस्ट easy and simple way to make people understand के कौन है। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि वो बड़े अरसे तक सूबे के वज़ीर आला रहे भी हैं। तो अगर किसी ऐसे इंसान को जो किसी दूर दराज इलाके में है समझाना हो, तो इसी नाम का सहारा लिया जा सकता है। अच्छा जी, ये आसान तरीका था। तो खैर हमने ये तो वैसे ही बताना था कि इसमें कोई इतनी बिग डील नहीं है। और ये जो जिन्स मालूम करने के बाद अबॉर्शन कराना या हमल ज़ाया करा देने का रुझान है, हम ये अभी नहीं कह सकते कि आम है या नहीं है, या आम हो रहा है या इसमें कुछ कमी आई है। इसको जानने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमें ये बताएंगे कि केसेस अगर पहले 10 होते थे तो अब क्या 2 पे आई है तादाद, या अब नहीं होते हैं या उससे बढ़ गए। और कुछ रिसर्च हमारी अपनी भी है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बेटी घर की रौनक होती है, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटी वक्त पड़ने पर वालिदैन का सहारा बनती है, फिर भी बेटी को बोझ क्यों समझा जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस हकीकत के बावजूद कि लड़का या लड़की पैदा करने का दारोमदार मर्द के सेल्स या खलियों पर होता है, औरत के नहीं, फिर भी ससुराल वाले और शौहर बेटा पैदा ना करने का जिम्मेदार औरत को ही क्यों ठहराते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दुरुस्त है कि ख़ानदान का सिलसिला मर्द से आगे बढ़ता है और बेटे को वारिस कहा गया, लेकिन इस मामले में औरत क्या करे कि वो बेटा या बेटी पैदा करने का इख्तियार नहीं रखती? इसका इन्हिसार मर्द के सेल्स पर होता है। एक दफ़ा फिर आपको बता रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी अच्छे खासे महफूज और पढ़े लिखे खानदानों में लड़की पैदा करने पर औरत को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, या अगर फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जाता तो कोई ना कोई ऐसा मेंटल स्ट्रेस जरूर दिया जाता है जिससे औरत डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती है। बेटा पैदा करने की खुशी पूरी दुनिया के सामने मनाई जाती है, बेटियां पैदा हो जाती हैं तो खानदान वालों को भी कानो कान खबर नहीं होती, या बस हल्के से बता दिया जाता है कि हाँ बेटी हुई है, और खानदान वालों के तंज के निश्तर औरत सहती है। हैरत इस बात पर भी होती है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, फिर भी हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें इस अहम मौजू पर तहकीक और शऊर पैदा करने के लिए क्यों किरदार अदा नहीं करती? जियो पाकिस्तान की तहकीकाती टीम ने जब इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो चंद कच्चे और पक्के आदाद व शुमार के अलावा हमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिल सका इस सिलसिले में। आपको ये भी बताएं कि ईदी फाउंडेशन और छीबा वेलफेयर के मुताबिक जनवरी 2017 से अप्रैल 2018 के दरमियान उनको कचरा कुंडियों से मिलने वाली सैकड़ों नौमौलूद बच्चों में से 99% 99% लड़कियां थीं। और ईदी फाउंडेशन ने 2017 में पाकिस्तान भर
भर से 355 मुर्दा नौमौलूद बच्चों की लाशें उठाई। इस मामले में कराची की सूरत हाल गंभीर रही, जहां से 180 बच्चों की लाशें मिली। सिर्फ 2018 की बात करते हैं। सिर्फ 2018 के पहले 4 माह के दौरान ईदी फाउंडेशन 72 नौमौलूद बच्चे दफना चुका है, जबकि छिपा वेलफेयर के मुताबिक 2017 में कराची की कचराकुंडियों से मिलने वाले 70 नौमौलूद, जबकि 2018 के पहले 4 माह में 23 लाशें दफनाई गईं। 2018 में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के तहत पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे कराया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना माने हमल के 22 लाख से जायद वाक़यात हुए हैं। ताहम इनमें बेशतर जोड़ों का मकसद खानदानी मनसूबाबंदी होता है, ना कि बेटी होने का डर या खदशा। आपको ये बताएं कि 20 साल पहले बेटे की उम्मीद पर बेटी को कबल या बाद अज़ पैदाइश मारा नहीं जाता था। इस चक्कर में कई बेटियां हो जाती थीं जिनकी परवरिश एक बोझ समझा जाता था और लड़कियों के काम करने और वालिदैन का हाथ बटाने को मायूब समझा जाता था। जिन घरों में लड़कियां नौकरी करती थीं उनको माशरे में बुरा कहा जाता था। ये फरसूदा सोच क्या इस तरक्की याफ्ता दौर में ख़त्म हो गई? सवाल बहुत आम है, या इसमें कुछ कमी आई है? पहले हम देखते थे 5 बेटियां हो रही हैं, उसके बाद एक बेटे की उम्मीद लगाए फिर भी बैठे हैं। अब ये किया जाता है कि हमल को ही ज़ाया करा दिया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब पता लग जाता है कि बेटी होने वाली है। आज के प्रोग्राम में हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे। बहुत से सवालात हैं कि इस रुझान में कमी आई है या इस वक्त क्या स्टेटस है। हमने स्टूडियोज में मदऊ किया है मेहमानों को। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं चेयरपर्सन ऑफ पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन फौजिया वकार, और हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सादिया एहसन पाल, और हमें ईदी साहब के साहबजादे फैसल ईदी भी ज्वाइन करेंगे बाद में। अच्छा जी, सबसे पहले हम लाहौर चलते हैं और फौजिया वकार से बात करते हैं। फौजिया वकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपने क्या ये रुझान बढ़ते हुए देखा है? फीटिसाइड कह लें, अबॉर्शन कह लें, और ख़ासतौर पर बच्चियों के हवाले से जो हम पूछ रहे हैं, इस रुझान में आपने कमी देखी है या ज़्यादा हुआ है, ख़ासतौर पर क्योंकि अवेयरनेस तो फैलाई जा रही है? जी हुमा, आपने जिस तरह पहले प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आदाद शुमार हमारे पास बहुत ज़्यादा काबिल एतबार नहीं है, मगर एक सबसे बड़ा जो फिगर हमें समझने की ज़रूरत है वो अभी रिसेंटली हाल ही में जो सेंसस हुआ था उसमें ख़वातीन लड़कियों और लड़कों का जो रेशो है उसमें एक सीरियस डिफरेंस नज़र आया था। 105 लड़कियां, अगर 105 लड़के हैं तो 105 लड़कियां या औरतें हैं पाकिस्तान में। ये एक अनॉमली है, ये एक ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में यूजुअली औरतों की तादाद ज़्यादा होती है और मर्दों की तादाद कम होती है। तो अगर पाकिस्तान में ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 105 आदमी और 100 के करीब लड़कियाँ हैं, तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से सीरियस कंसर्न है। और इसको इसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं फ़ीमेल्स को, लड़कियों को उनके जिन्स की वजह से ख़त्म किया जा रहा है, प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेट किया जा रहा है। फिर अगर आप फिगर्स देखें, जिस तरह पॉपुलेशन काउंसिल है, UNFPA एक आलमी इदारा है जो आदाद शुमार इकट्ठे करता है, उसके मुताबिक भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज़, यानी कि जो लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहते मगर हो जाता है गलती से, वो बहुत उनकी तादाद बढ़ रही है, और उनमें से फिर बहुत सारी उनका इसकात हमल हो जाता है, उनको प्रेगनेंसीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ज़्यादातर उनमें से जो ख़त्म होती हैं वो बच्चियाँ होती हैं, क्योंकि आपने जैसे पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से पता चल जाता है कि ये लड़की है। एक सिर्फ मैं ये बात ज़रूर इस पर फोकस करूँगी कि ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आदाद शुमार क्या है, इस वक्त देखने की ये ज़रूरत है कि क्यों बच्चियों को जेंडर पता करने के बाद उनको मार दिया जाता है, क्या मुहर्रिकात हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। लड़की का स्टेटस या औरत का स्टेटस सोसाइटी में क्यों कम समझा जाता है? उनको रहमत तो कहा जाता है, मगर क्या वाकई उनको रहमत समझा जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे फौजिया, इस पे हम तफसील से ज़रा आगे चलकर बात करेंगे। अभी हमारा इंतजार कर रही हैं डॉक्टर सादिया भी। डॉक्टर सादिया, हम आपसे जानना चाहते हैं, शुरू में हमने देखा है, हमने अपने ख़ानदानों में ही देखा है, मोहल्ले वालों में देखा है, 6 बेटियाँ हो रही हैं, फिर भी 7वीं बेटी पैदा होगी क्योंकि बेटे की ख्वाहिश है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हमल ही ज़ाया कर दिया जाता है। आपके पास ऐसे कपल्स आते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हों, जो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें बेटी चाहिए या नहीं चाहिए, जो चाहते हैं कि हाँ बेटी है तो ज़ाया कर नहीं होनी चाहिए?
मेरा एक्सपीरियंस देखें, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। कराची एक पढ़ा लिखा मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान समझें, और यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी एक आप समझे शुमार है। बिल्कुल। तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे लेवल की जितनी गायनेकोलॉजिस्ट मेल और फीमेल, उनका यही एक्सपीरियंस है कि इस बेसिस पे अबॉर्शन की रिक्वेस्ट मेरे पास ज़ीरो हैं। ठीक है, ठीक है। अबॉर्शंस पाकिस्तान में जैसे आपने बताया बहुत हो रही हैं, 22 लाख, विच इज़ अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फिगर, हाई नंबर। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे कता कलामी की माजरत, यहाँ मैं आपको ये मेंशन करके रोक के कह सकता हूँ कि चूंकि वो आप लोग जाने माने पब्लिक हेल्थ सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, ये अताइयों के पास जाते हैं, फिर इस किस्म की अबॉर्शंस कराने के लिए छोटे क्लिनिक्स पे जाते हैं जहाँ नर्सों से अबॉर्शंस कराते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? फॉर भी नहीं होते कि कितने हो गए? जी, आपकी बात वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि हमारे जैसे डॉक्टरों के पास वो नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे हैं तो वो अगर मालूम भी कर लेते हैं जेंडर, जो यूजुअली 16 वीक्स यानी 4 महीने पे पता चलता है प्रेगनेंसी के, आमतौर पर उससे पहले पता चल सकता है, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस सोनोग्राफर की ज़रूरत होती है। तो अगर पता भी चल जाता है और अगर वो ज़ाया करवाना चाहते हैं तो वो हम जैसे डॉक्टरों के पास नहीं आएंगे, वो यूजुअली बैक स्ट्रीट क्लिनिक्स पे जाते हैं। और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो एंटरटेन भी नहीं करते। तो जो फाइनेंशियल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, गुर्बत की वजह से अबॉर्शंस हो रही हैं पाकिस्तान में, ये जो 22 लाख का फिगर है इसमें मेजॉरिटी गुर्बत की वजह से हो रही है। ये जो सेक्स सिलेक्शन वाली बात है ये पाकिस्तान में इतनी नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो ये फिगर्स हम ये जो आपकी स्टेटमेंट है कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हम कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं है। और ये जो है ये कम्युनिटी के सर्वेज होंगे तो ये उससे पता चलेगा, बिकॉज कम्युनिटी में ये हो रहा है। अच्छा डॉक्टर सादिया एंड फौजी वकार दोनों से ये सवाल कर लें कि चूंकि हम बात फीमेल इन्फेंटिसाइड की कर रहे हैं, तो क्या ये कहना जैसे डॉक्टर सादिया ने अभी कहा कि गुर्बत एक बहुत बड़ा वजह है, तो गुर्बत में तो लड़का पैदा हो रहा हो या लड़की पैदा हो रही हो एक ही बात हो जाती है, लेकिन लड़का हेल्पिंग हैंड हो जाता है ना, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर पता भी 4 महीने पे जाके पता चलता है कि लड़की हो रही है कि लड़का हो रहा है। That is rather late. ये आप दोनों से ये सवाल भी पूछेंगे कि रीजंस क्या होते हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है फैसल ईदी साहब ने भी। बहुत शुक्रिया। ईदी फाउंडेशन है हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा फैसल साहब, सबसे पहले तो यही आपसे जान लें कि पाकिस्तान में बेटी को कबल अज़ पैदाइश ज़ाया करवाने की शरह ज़्यादा है, या इस तरह के केसेस में मर्द बच्चे यानी लड़के भी आपको मिलते हैं, और पर्टिकुलरली आपके पास झूले हैं तो उसमें ज़्यादातर किस तरह के बच्चे आते हैं? लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं? देखें, इसका तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो इसको इतना खुशी से नहीं देखा जाता, और ख़ासकर उन घरानों के अंदर जहाँ पे पहले से ही 5, 6, 7, 4, 5 लड़कियाँ हों, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही जो है वो पसंद नहीं किया जाता कि लड़की क्यों पैदा की है, और सारा ज़िम्मेदार जो है वो खातून को ठहराया जाता है। हालांकि खातून इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। साइंटिफिकली अब तो प्रूव हो चुका है कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो लड़का हो या ज़िम्मेदार मर्द होता है। अच्छा फैसल, ये ज़रूर बताइएगा कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान क्या इस तरह की अमवात में कमी आई है या सूरत हाल अब भी गंभीर है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस चीज़ में? अमवात में कमी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि पहले इमेच्योर डिलीवरियां बहुत कम थी, लेकिन अब इमेच्योर डिलीवरियां बहुत ज़्यादा हो गई। उसकी वजह अल्ट्रासाउंड का आम इस्तेमाल हो गया। पहले अल्ट्रासाउंड मशीनें बहुत ही महदूद जगहों पे थी तो लोगों को इसका गलत इस्तेमाल नहीं था। इंडिया में आज से कई अर्से पहले से हम सुनते आ रहे थे कि वहाँ पे ये रुझान बहुत ज़्यादा है कि लड़की जो है वो नशोनुमा पा रही होती है जिस्म में माँ के, तो उसको प्रीमेच्योर डिलीवर करके जो है वो ज़ाया कर दिया जाता है ताकि नेक्स्ट ट्राई में कुछ। अच्छा फैसल, एक तो हम बात कर रहे हैं प्रीमेच्योर डिलीवर करके ज़ाया कर देना या हमल को ज़ाया करा देना, बेसिकली कत्ल ही हम तो कहेंगे इसको। ये बताइएगा कि आपके जो झूले रखे हुए हैं, एक बच्चा पैदा हो गया, आपके जो झूले रखे हुए हैं, वंस अगेन आपसे जानना चाहेंगे, लोग जो उसमें बच्चे छोड़ के जाते हैं इनमें लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हम ये इससे गेज करना चाहते हैं कि क्या लोग अभी भी बच्चियों को बोझ समझते हैं? 90% हमें जो मिलती हैं झूलों के अंदर या इवन छोड़ के जो चले जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं पे भी, तो उनमें 90% से ज़्यादा जो है वो लड़कियां होती हैं, और उसकी वजह यही है कि लड़कियों को आज भी बोझ समझा जाता है और इनका
इनको ज़िम्मेदारी समझा जाता है कि ये ज़िम्मेदारी जो है वो हमें उठानी पड़ेगी सारी ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल ईदी हमारे साथ थे और मेरा ख्याल है कि उनकी बात से थोड़ा सा हमें ये समझ भी आ गई कि वाकई झूलों में भी जो बच्चे छोड़े जाते हैं उनमें बच्चियाँ होती हैं। सो बच्चियों को डेफिनेटली बोझ तो समझा जा रहा है। हमारे साथ हैं फौजिया वकार, डॉक्टर सादिया एहसन, इन दोनों के पास वापस चलते हैं। फौजिया, आपसे पूछते हैं, और ऑब्वियसली आपने इतना ज़्यादा काम किया है इस पर, आपका एक्सपीरियंस भी हम जानना चाहेंगे। लोगों से काउंसलिंग जब होती है ख़वातीन से जिन्होंने ये किया हो, जिन्होंने अबॉर्ट किया हो बच्चे, रीज़न क्या बताते हैं? क्या फैमिली मंसूबाबंदी होती है, फैमिली प्रेशर होता है, रीज़न्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे जो एक्सपीरियंस में आया है, फैमिली प्रेशर बहुत होता है कि लड़का होना, एक तो दो वजूहात हैं। एक तो लड़का इसलिए ज़रूरी है कि वो माँ बाप की बाद में जाके सपोर्ट करता है और उसका वो जो रोल है वो बहुत अहम समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि लड़का एक नस्ल को कंटिन्यू करने के लिए बहुत अहम समझा जाता है, जिसकी वजह से लड़के की बहुत अहमियत बन जाती है। मैं ज़रा सा पीछे जाऊंगी डॉक्टर सादिया पाल की स्टेटमेंट पे कि यूजुअली ये जो गरीब घराने हैं उनमें फ़ीमेल फीटिसाइड होता है। आई वुड बेग टू डिफ़र अ लिटिल बिट ओवर हियर, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ये आया है कि अमीर ख़ानदान भी लड़के को बेहतर समझते हैं और लड़की को बोझ समझते हैं, और जेंडर जानने के बाद ख़ुसूसन दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी पे अबॉर्ट कराने के लिए वो करते हैं, कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि जो कम पढ़े लिखे हैं, अमारत का ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई एजुकेशन के साथ भी हो, जो कम पढ़े लिखे हैं और रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लड़के की अहमियत होती है, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ के अमीर लोग लड़के को ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे डॉक्टर फौजिया आपके पास दोबारा आएंगे। डॉक्टर सादिया, आपसे इसी मौजू को लेके फौजी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। आपके पास यंग एजुकेटेड कपल्स आते हैं, पढ़े लिखे कपल्स आते हैं। एक होता है बिल्कुल हम एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं, हमल ज़ाया करा देना, मार देना। एक होता है स्पिरिट्स डैम्पन हो जाना। आपको वालिदैन के चेहरे देख के पता लग जाता है कि बस अब इनको वो थ्रिल नहीं रहा इस प्रेगनेंसी में जो इससे पहले था। तो 4 महीने पे जब जेंडर पता लग रही है तो आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं जो आपको पता लग गया है कि अब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बेबीज हेल्थ और द मदर्स हेल्थ। ठीक है, ज़ाया तो नहीं करेंगे लेकिन उनका इंटरेस्ट लेवल कम हो गया क्योंकि बच्ची है। ऐसा होता है? ऐसा होता है, और मैं वही आपको पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि फौजिया साहिबा ने सही कहा कि इमारत और तालीम बराबर नहीं है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके वैल्यूज़ हैं, और कराची में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, और मेरे पास जो लोग आते हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं। तो उनमें हार्डली 2% ऐसे होंगे जो कि मायूस हुए कि बच्ची हो रही है, और या दे वांटेड बॉय। तो ऐसा है, लेकिन देखें मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब कोई तरीका नहीं है कि पहले से हमें जेंडर का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप पहले से डिटरमिन कर लें कि बॉय हो गर्ल है। इस पर बहुत क्वैकरी जी नेचुरल में नहीं है, और इसमें बहुत क्वैकरी भी चल रही है पूरे पाकिस्तान में, बहुत गलत। इफ आई मे इंटरजेक्ट, क्योंकि बहुत से लोग अब IVF और इस किस्म के ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो उनमें कहा जाता है कि उनमें जेंडर सिलेक्शन हो सकती है। और एक अनकन्फर्म्ड, कभी हमने किसी डॉक्टर से बात की थी तो उसमें भी प्रेफरेंस लड़के बेबी बॉयज की होती है। जी, ऐसा है, ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा तरीका है। और आप समझे, ये जो विरासत की बात है ना कि 5 बेटियां हैं और बहुत प्रॉपर्टी है और बेटा नहीं है, तो ये हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं ना, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं, एंड दिस बॉइल्स डाउन टू विरासत, प्रॉपर्टी राइट्स, कि औरतों को जब तक उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, औरतों को वैल्यू नहीं किया जाएगा। पैदाइश के बाद उस बच्ची के साथ क्या सलूक होता है? तो यानी उस बच्ची का बेसिकली कसूर कोई नहीं है, लेकिन हमारे कल्चरल प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं, और इसमें औरतें शामिल हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, कि कहना ये कि जी मर्द रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनको बेटा चाहिए, औरतें खुद, मैं खुद चौथी बेटी हूँ अपने माँ बाप की, और आई वुड बी सो अपसेट अगर मुझे पता चले कि मेरी माँ जो है वो रो रही थी जब मैं पैदा हुई। 3 बेटियां पहले थी। और ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा। मेरी अपनी एक पेशेंट जो कि
तीसरी बेटी हो रही थी। मैं फ़ौरन बताती हूँ सेक्स के, आपको बेटी हुई है, बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी खुशखबरी है, फ़ौरन बताती हूँ मैं। उसने रोना शुरू कर दिया और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में ट्रेनिंग की है, वहाँ कभी ऐसी चीज़ फेस नहीं की। और फिर आपने थ्रू आउट योर करियर आप ये सुनती रही? नहीं, थ्रू आउट ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, ये गलत बात होगी कहना, लेकिन ये मजबूरी के तहत, और ये जो इनको प्रेशर आ रहा होता है, ये ससुराल या उनकी सासें सर पे खड़ी होती हैं और ये थ्रेट होती है कि जी तुम्हारी तो डिवोर्स कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, आप आई हैं और फौजिया वकार आपने हमें लाहौर से ज्वाइन की है, और हम सिर्फ ये डिटरमिन करना चाह रहे थे कि ये हो तो रहा है, रीजनिंग क्या है, और मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी अच्छी तरह पता चल गया है कि दीज आर सोसाइटल प्रेशर्स, जिसकी वजह से नो मदर वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ हर चाइल्ड जब तक उसको ऊपर से प्रेशर ना हो कि इसको ज़ाया करो या इसको दे दो या इसको मार दो। वंस अगेन बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया पार और फौजिया वकार आपका भी। और ज़रा हम पे आइए, हम बात करना चाहते हैं कि इस तरह का कोई स्टेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा, कॉन्क्रीट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने इर्द गिर्द देख लें, अपने इर्द गिर्द वर्किंग क्लास देख लें, आपके घर जो काम करने वाली मासी आती है, आप उसकी कहानी सुन लें, या आप अपने चौकीदार की कहानी सुन लें, या आप अपने ड्राइवर की कहानी सुन लें, वहाँ पे ये इश्यूज हैं। अगर उसकी तीसरी बेटी हो रही होती है तो उसको सांप सूंघा होता है, लिटरली सांप सूंघा होता है, ससुराल वाले खाने को भी नहीं दे रहे होते हैं, तो वो भी एक अच्छा, थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि भारत में लड़की की पैदाइश का इल्म होने के बाद हमल ज़ाया करवाना जो है वो बिल्कुल जुर्म है। सो डेफिनेटली यहाँ आपको पता है कि ताइयों के पास चले जाते हैं, नर्सों के पास चले जाते हैं, इलीगल वे से कराया जाता है, जो कि औरतों के लिए भी बहुत सेहत के लिए ख़राब है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद तो आपको पता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिल्कुल ख़तरनाक किस्म की एक सिचुएशन बन जाती है। डोंट डू इट, बेसिकली कहना ये है। अच्छा जी, मलाला यूसुफजई जो हैं वो अनस्टॉपेबल हैं, वो पढ़ भी रही हैं, और आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है, क्या पढ़ाइयों का लेवल होता है, उसमें किताबें भी लिख रही हैं। तो आई एम मलाला और मलालाज मैजिक पेंसिल के बाद नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की तीसरी किताब भी आ रही है जी, और वो आ रही है 8 जनवरी को, कुछ दिनों में। और इस किताब का नाम है, आपको जल्दी नाम बता दें, वी आर डिस्प्लेस्ड, माय जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रेफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। और जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये किताब उन खवातीन खुसूसन बच्चियों पर है जो जंग या फिर माशी हालात से तंग आकर अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुई। आपको पता है अक्रॉस द ग्लोब मलाला रेफ्यूजी कैंप्स जाती रही हैं, विजिट करती रही हैं, इन बच्चियों से मुलाकात करती रही हैं, और अब उन मुलाकातों का अहवाल, उनकी स्टोरीज, किन हालात से वो बच्चियां गुजरी हैं, एक किताब की सूरत में मलाला लेकर आ रही हैं। एंड आई एम श्योर इट्स अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। अच्छा जी, ये तो जल्दी से मैं तो देखना स्टार्ट हो गई थी कि मलाला इट्स सो फुल ऑफ, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं टू शेयर विद द वर्ल्ड, और कितनी वो इनकरेजिंग है। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हर। अच्छा, मलाला क्या क्या कर लेती हैं, जैसे कि हमने दोबारा बताया आपको कि पढ़ भी रही हैं, लिख भी रही हैं, शी इज़ गोइंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्या क्या वो करती हैं। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। वी तो क्या, आब्दी साहब हमारे साथ हैं, और आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से जब से जियो पाकिस्तान चल रहा है, तो आब्दी साहब इज़ हेल्पिंग यू गाइज आउट डिसाइड कि आप ज़िंदगी में खासतौर पे प्रोफेशनली आप क्या करना चाहते हैं। आप ही के सवाल हैं जो आब्दी साहब जिनके जवाब देते हैं। अच्छा, एक स्कैम है, ये तो मेरा सवाल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम गोइंग टू आस्क दिस फ्रॉम आब्दी साहब। आब्दी साहब, सिविल एविएशन हुकाम ने कौमी एयरलाइन के बहुत से मुलाजिमीन की डिग्रियां चेक की, जाली निकली। मतलब है कि हैरान कुन था, एक ऐसा शोबा जिसमें इंसानी जान इन्वॉल्व हो, जिसमें पायलट से लेकर कैबिन क्रू तक शामिल हैं, इतने अहम महकमे में इतनी गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश हो सकती है? और क्या इन इस इदारे में भर्तियों के लिए कोई मैरिट जांच पड़ताल नहीं होती? पूरी दुनिया में जो एविएशन इंडस्ट्री है, उनकी जो रिक्रूटमेंट है, चाहे वो कॉकपिट के लिए हो, चाहे वो केबिन के लिए हो, उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस और सिलेक्शन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुकर्रर है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी जितनी भी एयरलाइंस हैं और इदारे हैं, उनके पास भी इसी तरह का जो है प्रोसेस मौजूद है, मगर लोग इसको सिफारिश में इधर उधर बाईपास कर सकते हैं, और फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स बनने के चांसेस हैं, फेक डिग्रीज, डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है पाकिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इदारे या वो जो कंपनीज़ हैं, PIA है और दूसरी कंपनीज़ हैं, उनकी जो
HR डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर एक बड़ी ह्यूज जिम्मेदारी है कि उसको एक क्राइटेरिया को बनाया जाए और उसके तहत सिलेक्शन किया जाए और CA उसको एविएशन अथॉरिटी जो उसको ओवरसी करे। तमाम जितने भी एयरलाइंस हैं उनके जो फ्लाइंग क्रू और केबिन क्रू सब के कागजात की जांच पड़ताल होनी चाहिए, एक प्रॉपर इदारे को वेरीफाई करना चाहिए वंस फॉर ऑल, ताकि ये एक मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो और पैसेंजर्स सेफली और सुकून से सफ़र कर सकें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी बता दिया आदि साहब ने। और एक आपको एक रिसेंट रिसर्च बतानी है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लो जल्दी से, और इस पे मैंने तफसीलन बात करनी है। ब्रेक के बाद आइए फिर बताते हैं। रिसर्च क्या सर्वे कराया गया, बड़े सरप्राइजिंग हक़ाइक़ सामने। ये चोरी कर रही हैं वैसे आप? सो डाका है, चोरी तो है ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, इसमें क्या हो गया। अच्छा जी, जल्दी से रिसर्च जिसके बारे में आपको बताना है, स्वीट रिसर्च है जी। एक पोल किया गया हुकूमत किसकी, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट, हुकूमत पाकिस्तान ने पोल किया कि पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा मीठा यानी स्वीट डिश जो है वो क्या है। तो उसमें बहुत सी चॉइसेस थी, तो जीता कौन विद 47% ऑफ द वोट्स? गुलाब जामुन। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। जाहिर है गुलाब जामुन जहाँ हो वहाँ कौन बर्फी या जलेबी को हाथ नहीं, बट जलेबी सेकंड नंबर पे आई जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जलेबी आई 34% पॉइंट्स के साथ और बर्फी 19% पॉइंट्स के साथ। और ओए होए होए होए, ये तस्वीरें देख के ना, तस्वीरें हटा लो। आज तो जुमा है और जुमे को आपको पता है ना खाने की छूट होती है, तो यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट। यू कैन स्टार्ट विद गुलाब जामुन, देन दोपहर को आप थोड़ी सी जलेबी, एंड इफ यू आर इन लाहौर तो ग्राटो की जलेबी आप खा लें और मुझे याद करें क्रिस्पी जलेबी। और उसके बाद आप शाम के औकात में चाय के साथ थोड़ी सी बर्फी ले लीजिएगा, और बर्फी भी अगर काजू हो जाए तो क्या ही बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्रिया, अब हम पे आ जाए। और गुलाब जामुन भी ठंडी वाली ना हो, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, या फिर वो गुलाब जामुन वो भी लाहौर में मिलती है जिसके बीच में खोया भरा होता है। ओए होए होए, रुलाना है क्या? हमारी टीम जो है ना तड़प उठी है ये सारा सुन के, और जब बातें कर रहे हो ना तो सिर्फ बातें नहीं होती, लाते भी हैं। तो किधर है लाते? क्यों मारूंगा मैं? मतलब लाते नहीं, अच्छा, किधर है या मीठा क्यों नहीं पड़ा हुआ? वैसे मैं अभी लाहौर गई थी तो मैंने गाजर का हलवा खाया था, उफ, और ऊपर खोया पड़ा हुआ था। तो खोया ही होना है। कल रात भाई मैं एक शादी पे गया, दिल्ली वालों वाला कोरमा खाया मैंने लाल रोटी के साथ। आपको पता है ना, हमें शदीद खुशी महसूस हुई जिंदगी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। देसी बकरे का कोरमा, ये डिटेल्स कोई नहीं बता सकता, कुछ जो हम आपको बताते हैं। देसी बकरे का कोरमा जो होता है ना, छोटा 10 किलो से ऊपर ना हो बकरा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तफसील हम बाद में कभी करेंगे। ये पता है एक पूरा शो मैं तो कहती हूँ खाने पे कर डालो। अच्छा जल्दी से हम एक और खबर भी दे जाएं, जल्दी से पता है कि टाइम बिल्कुल कम रह गया और इसमें हमारा गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत की कानून साजी में अदम दिलचस्पी पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी आवाज़ें आ रही हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म को तवज्जो देना होगी इस बात पे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत को आए 5 माह हो रहे हैं लेकिन एक बिल मंजूर नहीं हो कर सकी ये सारी कैबिनेट। और सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि इस हवाले से काबीना ने सिफारिशात मंजूर कर ली हैं और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये बताएं क्या कानून साजी हुई है या नहीं हुई। हाई कोर्ट का काम रुका हुआ है, हुकूमत ने जो मुसवदा तैयार कर लिया वो पार्लियामेंट में पेश करे। इसी पे हम बात करते हैं। फलजात के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने वक्त दिया जियो पाकिस्तान के लिए। फरमाइएगा कि हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि हुकूमत कानून साजी के अमल में संजीदा नजर नहीं आ रही। वी डिड अ सेगमेंट ऑन दिस अर्लियर एज़ वेल, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। क्या वजह है कि इस हुकूमत का कानून साजी की तरफ रुझान नहीं रहा है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि पहले 4 महीने में कोई काबिल ज़िक्र कानून साजी नहीं हुई, सिवाय फाइनेंस बिल, सप्लीमेंट्री बिल के, और कोई कानून पास नहीं हुआ। लेकिन ये जहाँ हकीकत है वहाँ ये भी एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में ट्रेडिशनली पहले 4 से 6 माह में कोई काबिल ज़िक्र कानून साजी नहीं होती है। अगर आप 2002 की असम्बली देखें तो उसमें तो पहला पूरा 1 साल कोई कानून साजी नहीं हुई थी, क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तो पूरा साल भर में कोई कानून नहीं पास हुआ था। 2008 में जो असम्बली वजूद में आई
उसमें भी पहले 4 माह के अंदर कोई कानून साजी नहीं हो सकी थी, और 2013 में जो असम्बली वजूद में आई उसमें भी सिवाय बजट पास होने के और कोई कानून साजी नहीं हुई थी। और ये कोई बात इतनी तशवीश की भी नहीं है और कोई गैर मामूली भी नहीं है, क्योंकि ये शुरू में जब हुकूमतें आती हैं तो अपना लेजिस्लेटिव एजेंडा मुरतब करती हैं कि उन्हें किन चीज़ों पर कानून साजी करनी है, फिर उनके मुसवदा है कानून तैयार होते हैं, यानी बिल्स बनते हैं, फिर उन बिल्स के अंदर पार्टी के अंदर मुशावरत होती है, फिर काबीना मंजूरी देती है, तो फिर वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस। बिलाल साहब, ये फिर भी कंसर्न की बात है कि अगर आप पहले के एग्जांपल्स दे रहे हैं कि एक साल कानून साजी नहीं हुई और अपने ही आई एम सॉरी टू यूज़ द टर्म लेकिन रोलों में पड़ी रही हुकूमतें, तो ये तो कोई इतना भी अच्छा प्रेसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताएं कि अगर कानून साजी की सूरत हाल यही रही कि कुछ नहीं हो रहा, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है और क्या पार्लिमानी निज़ाम इस तरह ठीक काम कर सकता है? देखिए, इस तरह की सूरत हाल जो अब तक है, यानी कोई कानून साजी नहीं हो सकी, तो ये लंबे अरसे के लिए तो ये सूरत हाल अनएक्सेप्टेबल है, ना ये चलेगी या ना चल सकती है। हुकूमतें उनको दुश्वारियाँ होती हैं कानून साजी में, बाज़ औक़ात उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं होती, और इस हुकूमत की भी यही सूरत हाल है कि कौमी असम्बली में अगरचे उनके पास एक थिन मेजॉरिटी है, लेकिन सेनेट में इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो किसी कानून को पास करने के लिए दोनों ऐवानों में से पास होना ज़रूरी होता है, तो इनको मुश्किल पेश आएगी, लेकिन बहरहाल उसके लिए कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, अपोजिशन को मनाना पड़ेगा, कुछ उनकी बात माननी पड़ेगी, ये सब जमहूरी अमल का हिस्सा है। लेकिन अगर ये तवील हो गया और प्यार कर गया तो फिर ये मुश्किल। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। आइडियाज़ हमने आपको दे दिए हैं कि आपने वीकेंड पे क्या करना है।